That's Mike, News at 5. लेट्स माइक न्यूज एट 5 में सबसे पहले समाचार, सबसे पहले सुर्खियां। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 35 मिनट हुई फोन पर बात। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष जारी, दोनों तरफ तबाही। और अब फास्ट टैग का जारी होगा सालाना पास भी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है, जो लगभग 35 मिनट चली। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीज फायर किया था। भारत कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी जोर देकर कहा कि अब भारत आतंकवाद की घटनाओं को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। विदेश सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तरफ से विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है। 3 दिन चले G7 समिट पर ईरान इजराइल तनाव का असर दिखा। रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान इजराइल संघर्ष जैसे मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और बाकी 6 सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। आखिरी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समिट में गेस्ट नेशन के रूप में हिस्सा लिया। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने मोदी का वेलकम किया। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। मीटिंग के बाद मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के संबंध काफी महत्वपूर्ण हैं। मैं भारत को G7 में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत आभारी हूं। मैं भाग्यशाली भी हूं कि मुझे 2015 के बाद एक बार फिर कनाडा आने और कनाडा के लोगों से जुड़ने का अवसर मिला है। इसी के साथ भारत और कनाडा के बीच हाई कमिश्नर को फिर से बहाल करने पर सहमति बन गई है। दरअसल आतंकी निज्जर हत्याकांड के बाद पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों ने 6 डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया था। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष 6ठे दिन भी जारी है। दोनों ओर से एक दूसरे पर भीषण बमबारी हो रही है। इजराइल रक्षा बलों ने ईरान की रिफाइनरीज और सैन्य कमांड पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जंग शुरू होती है, हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी। ईरानी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ईरान की सैन्य शाखा IRGC ने कहा कि इजराइल पर फतह मिसाइलों से हमला किया गया है। ये पहली बार है जब इस जंग में फतह 1 का इस्तेमाल हुआ है। फतह मिसाइल हाइपरसोनिक है, यानी ये आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ती है। IRGC ने कहा कि फतह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया।
हालांकि इससे इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा है इसकी कोई सूचना नहीं है। इस बीच वाशिंगटन में एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया है कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब 585 हो चुका है, जबकि 1326 लोग घायल हैं। ईरान की सरकार ने अब तक मौतों की पूरी जानकारी साझा नहीं की है। आखिरी बार ईरान ने सोमवार को हताहतों की जानकारी शेयर की थी। सरकार के मुताबिक इस लड़ाई में 224 ईरानी मारे गए, जबकि 1277 घायल हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। यहां पेशावर से क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस एक धमाके के बाद पटरी से उतर गई। जानकारी के मुताबिक इस ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतरी हैं। यह हादसा पाकिस्तान के जैकबाबाद के करीब हुआ है। इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं आई है। दरअसल इसी साल मार्च में बिल्कुल ऐसी ही घटना पहले भी हो चुकी है, जब पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने हाईजैक कर लिया था। उस वक्त बीएलए ने जानकारी दी थी कि इस ट्रेन हाईजैक में 214 यात्रियों को बंधक बनाया गया है। हैरानी वाली बात यह थी कि इस ट्रेन में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के सैनिक थे, जिनमें से कुछ को बीएलए ने मौत के घाट भी उतार दिया था। पिछली बार क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस जब रास्ते में थी, तब बीएलए के लोगों ने एक टनल के पास धमाका किया था। जब ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई तब कुछ और धमाके किए गए और इस तरह ट्रेन बेपटरी हो गई। इस ट्रेन में कई आम नागरिक थे, साथ ही पाकिस्तानी सेना के भी कुछ लोग साथ में थे। बीएलए के लोगों ने कई लोगों को मौत के घाट उतारा था, जबकि पाकिस्तानी सेना की ओर से दावा किया गया था कि उन्होंने बीएलए के कई लोगों को मार दिया है और अपने सभी नागरिकों को बाहर सुरक्षित निकाला है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाला मिशन एक्सियम 4 फिर से स्थगित कर दिया गया है। इसरो ने बताया कि एक्सियम 4 मिशन लॉन्च की अगली संभावित तारीख 22 जून है। अमेरिका, भारत, हंगरी और पोलैंड के यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने वाला ये मिशन कई बार टल चुका है। शुरुआत में यह 29 मई के लिए निर्धारित किया गया था। इसे पहले 8 जून तक के लिए टाला गया, फिर 9 जून और 10 जून तक के लिए स्थगित किया गया। बाद में 11, 12 और 19 जून तक के लिए इसे टाल दिया गया। एक्सियम 4 मिशन एक कमर्शियल मिशन है जो एक्सियम स्पेस नाम की अमेरिकी कंपनी, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ मिलकर ऑपरेट किया जा रहा है। मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से ISS भेजा जाना है। देश के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला का विशाखापट्टनम के नेवी डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। महाराष्ट्र के वसई के ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर इसे ये नाम दिया गया है। ये जहाज हिंद महासागर में नौसेना की दमदार मौजूदगी के लिए डिजाइन किया गया है, जो उथले पानी में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाकर डीएक्टिवेट करेगा। INS अर्नाला को 8 मई को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। अर्नाला डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की सफलता का प्रमाण है। सरकार ने फास्टैग के एनुअल पास का ऐलान किया है। इसकी कीमत 3000 रुपए होगी। 15 अगस्त से ये पास मिलने लगेगा। सरकार का दावा है कि इससे देश भर के नेशनल हाईवे पर टोल पेमेंट आसान हो जाएगा। ये पास निजी गाड़ियों जैसे कार, जीप और वैन के लिए है और 1 साल तक या 200 ट्रिप्स तक चलेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी दी। जिनकी ट्रैवलिंग ज्यादा है और बार बार फास्टैग रिचार्ज कराना पड़ता है, ये पास उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। एक बार पास लिया तो साल भर या 200 ट्रिप्स तक टोल पेमेंट की चिंता नहीं रहेगी। पास लेना बहुत आसान होगा। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जल्द ही हाईवे ट्रेवल ऐप और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक अलग लिंक शुरू करेंगे। वहां से आप पास के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कई लोग शिकायत करते हैं कि अगर उनके घर के 60 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा है तो बार बार टोल लेना पड़ता है, खासकर जो लोग डेली या हफ्ते में कई बार उसी रास्ते से गुजरते हैं। ये एनुअल पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब हर बार टोल देने की जरूरत नहीं रहेगी। ये पास देश भर के नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर काम करेगा। आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो या चेन्नई से बेंगलुरु, हर जगह फास्टैग पास स्कैन होगा और पेमेंट हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें, ये सिर्फ नेशनल हाईवे के टोल पर काम करेगा, स्टेट हाईवे या लोकल टोल पर नहीं।
फास्टैग से हर बार टोल क्रॉस करने पर पैसे कटते हैं, लेकिन इस वार्षिक पास के साथ आप एक फिक्स अमाउंट 3000 में साल भर या 200 ट्रिप्स तक टोल फ्री घूम सकते हैं। ये उन लोगों के लिए किफायती है जो हाईवे पर बार बार ट्रेवल करते हैं। साथ ये पास टोल सिस्टम को और ऑर्गेनाइज बनाएगा, जिससे सबको फायदा होगा। एयर इंडिया की दिल्ली से बाली जा रही फ्लाइट AI 2145 बीच रास्ते से ही दिल्ली लौट आई। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि यह फैसला बाली एयरपोर्ट के पास ज्वालामुखी विस्फोट की खबरों के कारण यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। उन्होंने बताया कि फ्लाइट मंगलवार रात को बाली के लिए रवाना हुई थी और ज्वालामुखी विस्फोट की खबरों के बाद बीच रास्ते से लौट आई। फ्लाइट ने बुधवार तड़के दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग की। एयरलाइंस की ओर से उनके रुकने की व्यवस्था भी की गई है। इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी लाकीटाकी ज्वालामुखी में मंगलवार को विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी से 11 किलोमीटर ऊंचाई तक राख उड़ी। बुधवार सुबह फिर से 1 किलोमीटर ऊंचा राख का गुबार निकला, जिससे बाली के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त होकर आग का गोला बन गई। हादसे के वक्त कार में एक ही परिवार के 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। हादसे में एक युवती गंभीर रूप से घायल है, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार परिवार बदायूं के सहसवान में एक शादी समारोह में शामिल होकर दिल्ली के मालवीय नगर वापस लौट रहा था। नक्सलियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 इनामी नक्सली समेत 3 को मार गिराया। मुठभेड़ स्थल से 3 AK-47 भी जब्त किए गए। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर माडेरपल्ली में ग्रे हाउंड्स और नक्सलियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी चल रही है। बताया जा रहा है कि ग्रे हाउंड्स फोर्स ने सेंट्रल कमेटी मेंबर गजरला, रवि और अरुणा समेत 3 बड़े कैडर्स को मार गिराया है। गजरला 40 लाख का इनामी था। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। मामला आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम जिले का है। एनकाउंटर में मारी गई अरुणा स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर थी और नक्सली लीडर चलपति की पत्नी है। इस पर 20 लाख का इनाम था। आंध्र के अल्लूरी सीताराम जिले के SP अमित बरदार ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि बाकी सदस्य इलाके से भाग गए हैं और इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पिछले कुछ महीनों में AOB में सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान से यही टीम 2 बार भाग निकली थी। उदय एक जाना माना चेहरा बन गया था, क्योंकि वह PWG नक्सली समूह के सदस्यों में से एक था, जो 2004-05 में YS राजशेखर रेड्डी के CM कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए आया था। उनके 4 दशक पुराने क्रांतिकारी भूमिगत जीवन का अंत अल्लूरी जिले में हुआ। अरुणा केंद्रीय समिति के नेता प्रताप रेड्डी रामचंद्र रेड्डी उर्फ चलपति की पत्नी थी, जिन्हें दंड काटने में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। सुरक्षा बलों ने चलपति को जनवरी 2025 में मार गिराया था। करीब 11 साल पुराने मामले में जयपुर की जिला अदालत ने कांग्रेस के 2 विधायकों सहित 9 लोगों को 1-1 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी को रास्ता रोकने और कानून के खिलाफ इकट्ठा होने का दोषी माना। सभी ने 13 अगस्त 2014 को करीब 20 मिनट के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर JLN मार्ग जाम कर दिया था। हालांकि सजा मिलने के बाद सभी को जमानत भी मिल गई। इस मामले में लाडनू विधायक मुकेश भाकर, शाहपुरा विधायक मनीष यादव, झोटवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी सहित 9 लोगों को 1-1 साल की सजा सुनाई गई। पुलिस ने सभी के खिलाफ 11 अगस्त 2016 को चालान पेश किया था। देश में कोरोना के नए वेरिएंट से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 4 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में 2 और दिल्ली केरल में 1-1 मरीज ने जान गंवाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक कोरोना से 113 की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा केरल में 36 और महाराष्ट्र में 31 है। दिल्ली में भी 13 मौतें हुई हैं। देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के 6,483 एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा मामले केरल में 1384, गुजरात में 1105 और पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव केस हैं। मंगलवार को 163 नए केस सामने आए हैं।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।